एंट्री चल रही थी और उन्हीं जर्नल एंट्रीज में ही अब आपको कुछ एंट्रीज और बताता हूँ। हालांकि जो मैं एंट्री बता रहा हूँ उस पैटर्न की एंट्री है वो मैंने पहले आपको बता दी थी, और लेकिन इस पैटर्न की थोड़ी प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है, इसलिए कुछ एंट्रीज आप और देख लो। सबसे पहले देखो आपके दिसंबर 20, इसमें दे रखा है कि माल अग्नि से नष्ट हो गया और बीमा कंपनी के द्वारा दावा स्वीकार किया गया 8,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि माल जो नष्ट हुआ अग्नि से 8,000 रुपये का हुआ है और बीमा कंपनी ने भी 8,000 रुपये का दावा स्वीकार कर लिया है। जितने का माल आग से जला है बीमा कंपनी ने भी उतने का ही दावा स्वीकार किया है। तो देखो अब इसमें हम एंट्री क्या करेंगे। देखो मैंने बताया था किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है, माल आग से जल जाता है, माल चोरी हो जाता है, माल दान में दे देते हैं, माल बाढ़ से भूकंप से किसी भी कारण से नुकसान हो जाता है, तो उस जिस कारण से नुकसान हुआ है उस नुकसान को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। और चूंकि माल का नुकसान हुआ है परचेज को हम क्रेडिट करते हैं सभी परिस्थितियों में, चाहे माल आग से जला हो, माल चोरी हो गया हो, बाढ़ से भूकंप से नष्ट हो गया या माल दान में दिया हो, सभी परिस्थितियों में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। परचेज को क्रेडिट हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब माल आता है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, और चूंकि माल हमने बेचा नहीं है, माल जाता कब है, जब माल बेचा हुआ हो, या फिर खरीदा हुआ माल वापस जाता है, वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। तो इसमें माल हमारा कम हो गया है, माल कम हो जाता है किसी भी कारण का नुकसान होने से, तो उसमें हम न तो सेल्स को क्रेडिट कर सकते हैं न परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, आता है जब माल तो उसको हम परचेज को डेबिट करते हैं, तो माल हमारा कम हो गया तो उतनी राशि से हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। तो किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है उन सभी परिस्थितियों में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्या नुकसान जो हुआ है आग से हुआ है, तो नुकसान जो है किसी भी कारण से नुकसान होता है, ये तो कौन से खाते में आ गया, आपके अवास्तविक खाते में। ठीक है, अब बीमा कंपनी के द्वारा दावा स्वीकार कर लिया गया है, तो बीमा कंपनी वैसे व्यक्तिगत खाते में आती है, कोई भी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम है व्यक्तिगत खाते में आती है। जब बीमा कंपनी हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसका पेमेंट भी बीमा कंपनी को करना पड़ेगा। तो ये मान लिया जाता है कि अब बीमा कंपनी हमारी देनदार हो गई है, वो भुगतान है वो बीमा कंपनी के द्वारा करना पड़ेगा। इसलिए ये जो माल है एक तरह से बीमा कंपनी का नुकसान हुआ है, जो माल का नुकसान हुआ है वो नुकसान किसका मानेंगे, बीमा कंपनी का, या ऐसा मान लिया जाता है कि वो माल है वो बीमा कंपनी के पास है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो माल अग्नि से नष्ट हो गया, अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, ये हम करते हैं। और माल हमारा जो कम हो गया है उसमें परचेज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन चूंकि माल नष्ट तो हो गया लेकिन पूरा जो क्लेम है वो बीमा कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो पूरा नुकसान बीमा कंपनी का है, हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि वो नुकसान किसका है, बीमा कंपनी का। इसलिए अब हम डेबिट भी किसको कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा या इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हैं क्योंकि पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, अगर बीमा कंपनी हमारा दावा स्वीकार नहीं करती तो पूरा नुकसान हमारा माना जाता, तो हम क्या करते, डेबिट किसको करते, लॉस बाय फायर। लेकिन क्लेम बीमा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो पूरा नुकसान अब बीमा कंपनी का है, इसलिए हम किसको डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। लेकिन क्रेडिट हम किसको करेंगे, परचेज को, टू परचेज अकाउंट। बीमा कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट करे या नहीं करे, चाहे आधा करे या पूरा करे, परचेज हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि माल तो हमारा कम हो गया, बीमा कंपनी हमारे को पेमेंट करेगी, कैश में पेमेंट करेगी, माल का नहीं करेगी। माल हमारा कम हो गया इसलिए परचेज तो क्रेडिट होगा। बस ये ध्यान रखना है कि बीमा कंपनी ने दावा अगर स्वीकार कर लिया तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती तो लॉस बाय फायर को डेबिट कर देते। कई बार ऐसे भी होता है कि 8,000 का नुकसान हुआ था, बीमा कंपनी ने आधा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 8,000 में से 4,000 का, तो हम आधी आधी राशि से, आधा नुकसान हमारा है तो 4,000 से हम लॉस बाय फायर को डेबिट कर देते
और 4,000 से इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देते हैं। लेकिन इसमें पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो पूरा नुकसान बीमा कंपनी का है, इसलिए पूरी राशि से इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपके इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू परचेज, अमाउंट आपकी हो जाएगा 8,000। ठीक है, और इसमें लिख देंगे लॉस बाय फायर एंड क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी के द्वारा दावा स्वीकार किया गया। इस प्रकार से हम इसकी एंट्री कर देंगे। ये नरेशन आपकी हो जाएगा। ये तो होगी आपकी पहली एंट्री। अब देखो आपकी दूसरा जो है, विशाल को 40,000 रुपए का माल नकद बेचा, जिस पर 5% व्यापारिक बट्टा और 10% नकद बट्टा। देखो दोनों चीजें इसमें एक साथ है, व्यापारिक बट्टा भी है और नकद बट्टा भी है। तो मैंने बताया था कि व्यापारिक बट्टा तो विक्रय मूल्य में से डायरेक्ट कम कर दिया जाता है। व्यापारिक बट्टा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टे की हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट माल के विक्रय मूल्य में से कम कर देते हैं। लेकिन नकद बट्टा है उसकी हम एंट्री करते हैं। अगर ये भुगतान के समय पर दिया जाता है या लिया जाता है, बट्टा हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, और बट्टा अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें दोनों चीजें हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है कि विशाल को जो माल बेचा हमने नकद बेचा है, नकद बेचा है तो कभी भी व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होगा। माल हमने चाहे खरीदा हो या बेचा हो, अगर नकद में माल खरीदा बेचा है तो व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। व्यक्ति का नाम तभी लिखा जाता है जब ट्रांजैक्शन जो है उधार में हुआ हो। लेकिन इसमें तो नकद बेचा है, इसलिए इसमें विशाल का नाम नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति को माल बेचो, नकद बेचा है, इसलिए व्यक्तिगत खाता इसमें प्रभावित नहीं होगा। व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होगा तो अब देखो कौन कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है। इसमें माल बेचा है, ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में। व्यापारिक बट्टे की तो हम एंट्री नहीं करते, इसको तो हम कम कर देते हैं। और जो बट्टा हमने दिया है ये किस में आता है, अवास्तविक खाते में। ठीक है, तो इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, वस्तुगत और अवास्तविक खाता। तो सबसे पहले तो देखो जो माल हमने बेचा है, बेचा तो हमने 40,000 का है, लेकिन व्यापारिक बट्टा तो इसमें से कम कर दिया जाएगा। 40,000 का 5%, 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपए। तो 40,000 में से 2,000 रुपए कम कर देंगे, अमाउंट कितना बचा, 38,000 का। इसका मतलब हमने जो माल बेचा है 40,000 का नहीं बेचा है, बल्कि कितने का बेचा, 38,000 का। इसलिए हम एंट्री भी कितने से करेंगे, 38,000 से। यानी कि अब जो सेल्स है वो 38,000 की ही मानी जाएगी, 40,000 की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, व्यापारिक बट्टे का मतलब यही है, इसको केवल कम कर दिया जाता है, एंट्री नहीं करते। अब माल का मूल्य 38,000 माना जाएगा 40,000 ने। ठीक है, तो माल हमने 38,000 का बेचा है, व्यापारिक बट्टा हमने कम कर ही दिया, और माल बेचा है। वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। देखो नकद माल बेचा है तो क्या रहा हमारे पास, कैश, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है और क्या किया हमने, माल बेचा है, बेचने क्या बोलते हैं, सेल्स, तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गया आपके वस्तुगत खाते का नियम। ठीक है, अच्छा देखो इसमें जो माल बेचा है वो हमने 38,000 का बेचा है, 40,000 का नहीं, एक तो इसका ध्यान रखना है। अब देखो इसमें नकद बट्टा, चूंकि हमने नकद बेचा है और उसी समय नकद बट्टा दे दिया है, तो 10% बट्टा अब किस पर दिया जाएगा, 38,000 पर। 40,000 पर नहीं, क्योंकि 38,000 का बेचा है, तो 38,000 का जो माल बेचा है उसका 10% कितना होता है, 3,800 रुपए। 3,800 रुपए कम कर दो इसमें से, तो कितना आ गया आपके, 34,200 रुपए। यानी कि हमने जो माल बेचा था, बेचा तो हमने कितने में है, 38,000 में बेचा है, तो सेल्स में तो हम कितना अमाउंट लिख देंगे, 38,000 लिख देंगे। लेकिन हमने क्या है, उसको छूट दे दी, डिस्काउंट बट्टा दिया है। अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। बट्टा दे रहे हैं
तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब डिस्काउंट हमारा कितना आया, 3,800। किसका निकाला, 38,000 का, क्योंकि माल हमने जो 38,000 का बेचा था उसका 10% कितना होता है, 3800 रुपए। तो डिस्काउंट में आपके कितना आ जाएगा, 3800 रुपए। अब कैश कितना प्राप्त हुआ, कैश कितना प्राप्त हुआ है, 34,200। तो कैश में अमाउंट आ जाएगा आपके 34,200 रुपए। माल हमने 38,000 का बेचा है, लेकिन हमने बट्टा दे दिया, तो बट्टे की राशि कम कर देंगे और बाकी राशि हमारे को कैश प्राप्त हुई है। लेकिन चूंकि ये नकद बट्टा, इसकी हम एंट्री करते हैं, लॉस है हमारे लिए, तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे 3800 रुपए से, और कैश में अमाउंट आ जाएगा आपके 34,200। ठीक है, नरेशन हो जाएगा आपके गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट पेड, ये नरेशन हो जाएगा आपके। ठीक, ये हो गई आपकी 2 एंट्री। देखो अपनी ये 2 एंट्रीज मैंने बता दी थी, माल अग्नि से नष्ट हो गया, दूसरा ये माल बेचा जिसमें व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा दोनों है। अब देखो आपकी तीसरी एंट्री 27 दिसंबर, डेट मैंने लिखी नहीं थी, आप लिख दिया करो, जैसे दिसंबर 27 वर्ष कौन सा है वो वर्ष आ जाएगा। कर्मचारी के द्वारा माल और रोकड़ दोनों चुरा ली गई। कर्मचारी ने माल भी चुराया और रोकड़ भी चुरा ली। देखो चुराना चोरी होती है, किसी भी कारण से कर्मचारी चुराए या और कोई चुराए, ये किस में आता है, अवास्तविक खाते में। हानि होती है, ये अवास्तविक खाते में आती है। ठीक है, अच्छा चुराए गए, ये तो अवास्तविक खाते में आ गई, और ये जो माल है ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, और ये कैश है ये भी किस में आता है, वस्तुगत खाते में। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो वस्तुगत और अवास्तविक खाता। दोनों खाते प्रभावित हो रहे तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। अवास्तविक खाते का नियम, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। किसी भी चोरी होती है, चाहे माल की चोरी हो चाहे रोकड़ की चोरी हो, नुकसान है, नुकसान को हम डेबिट कर देंगे। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट को हम डेबिट कर देंगे। अब देखो ये तो हो गया। अब वस्तुगत खाते का नियम, तो देखो माल ये चोरी होता है, चाहे माल की चोरी हो चाहे रोकड़ की चोरी हो, अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानियों को हम डेबिट करते हैं, तो लॉस बाय थेफ्ट को तो हम डेबिट कर देंगे। ये तो हो गया अवास्तविक खाते का नियम। अब देखो ये माल और रोकड़ ये दोनों किस में आता है, वस्तुगत खाते में, और वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है, रोकड़ भी जा रही है और माल भी जा रहा है, तो दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। माल जा रहा है तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे, परचेज को। मैंने पहले बताया था चोरी होती है माल की, तो मैंने एंट्री बताई थी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेज, और रोकड़ जा रही है तो हम कैश को भी क्रेडिट कर देंगे। तो लॉस बाय थेफ्ट टोटल हमारा जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, 6/4/10,000, तो डेबिट हम कर देंगे 10,000 से। माल का जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है, 6,000 रुपए का, तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे 6,000 से, और रोकड़ की चोरी है वो कितने की हुई है, 4,000 रुपए की। ठीक है, तो कर्मचारी के द्वारा चुरा लिया गया तो हम उसकी ये एंट्री कर देंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज टू कैश। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ठीक है, ये आपके नरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरे की एंट्री हो जाएगी। तो किसी भी कारण से नुकसान होता है, नुकसान को तो हम डेबिट कर देंगे। माल का नुकसान हो रहा है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, रोकड़ का हो रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये मैंने आपको ये एंट्रीज बताई, तो इन एंट्रीज को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, इनको फिर से देख लेना।